Hello students, this is Neha and welcome back on my video number 5. वीडियो नंबर 4 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। वीडियो नंबर 4 में हमने बुद्धि के सिद्धांत, मनोमितिक उपागम और सूचना प्रक्रमण उपागम डिस्कस किया था, और फिर मनोमितिक उपागम की कुछ थ्योरीज हमने डिस्कस करी थी। एक कारक सिद्धांत डिस्कस किया था, द्विकारक सिद्धांत डिस्कस किया था हमने, और फिर लुईस थर्स्टन की थ्योरी भी हमने डिस्कस करी थी। उसमें मैंने आपको बताया था आगमनात्मक तर्क ना बहुत ही ज्यादा डिटेल में। तो अब हम करते हैं भाई अपना अगली थ्योरी है हमारी, नेक्स्ट थ्योरी है आर्थर जेनसन की थ्योरी। अब देखिए ये थ्योरी क्या कहती है। बेसिकली जो आर्थर जेनसन थे, इन्होंने पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया। ये कब किया, कौन से ईयर में किया? 1969 में। ठीक है, कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया? हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ जाए। पदानुक्रमिक मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें इन्होंने ना दो लेवल दिए, मतलब दो स्तर दिए। लेवल 1 मतलब कि प्राथमिक स्तर और द्वितीय स्तर। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर था वो था हमारा साचार्यात्मक अधिगम। ठीक है, क्या होता है ये साचार्यात्मक अधिगम? कि भाई जो हमने सीखा वही हमने आउटपुट दिया, मतलब जो हमने आगत किया वही निर्गत किया। मतलब कि मैंने अपने प्रोसेस में कुछ नहीं रखा, मैंने अपने माइंड में कुछ नहीं रखा। ठीक है, उदाहरण के लिए आप एग्जाम्पल ले लो भाई, जैसे कि आपने रट ली कोई चीज को, रटने वाली जो लर्निंग होती है उसी को ही हम क्या कहते हैं? साचर्यात्मक अधिगम कहते हैं। कि भाई मैंने आपको रटा दिया कि 2 2 4 होता है, तो आपने रट लिया 2 2 4 होता है। या मैंने आपको रटा दिया भाई a+b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, तो आपने भी रट लिया भाई a+b की होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है a² + b² + 2ab। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे डिराइव होगा, ये आपने कुछ नहीं सीखा। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? साचर्यात्मक अधिगम। मतलब यहाँ पे आपने क्या कर लिया, यहाँ पे आपने रट लिया। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इनपुट और आपका आउटपुट। इनपुट मतलब आगत और आउटपुट मतलब निर्गत, ये दोनों इक्वल होते हैं। देखो हमारी, जैसा कि आपको पता भी होगा कि हमारी 3 टाइप्स की मेमोरी होती है। वर्किंग मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। अब वर्किंग मेमोरी क्या होती है? कि भाई जो मेरे सामने आया, एकदम से कोई चीज मेरे सामने आई और मैंने उसको आइडेंटिफिकेशन कर लिया, वो मेरी वर्किंग मेमोरी में चली गई। उसका शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या आती है? कि भाई मैंने कुछ भी जो मेरी वर्किंग मेमोरी में था उसमें से कुछ पार्ट मैंने थोड़ा सा मेमोरी में रखा और थोड़ा सा वो भेज दिया कहीं और, मतलब थोड़ा सा फेंक दिया मैंने अपनी मेमोरी से। लॉन्ग टर्म मेमोरी मतलब कि भाई हमेशा के लिए याद रखने वाली चीज की हमेशा ही वो आपको याद रहेगी। ठीक है, इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल टीचर है, स्टूडेंट है। टीचर स्टूडेंट को कुछ मैथ्स का क्वेश्चन समझा रही है। ठीक है, अब मैथ्स का क्वेश्चन तो टीचर समझा रही है, बच्चा समझ रहा है। ठीक है, तो उसने तो वर्किंग मेमोरी में ले लिया। अब उसने कुछ कुछ पार्ट्स क्या करे, अपनी मेमोरी में, शॉर्ट टर्म मेमोरी में लिए, और कुछ कुछ पार्ट्स अपने उसने निकाल के फेंक दिए। अब क्या करता है, जब टीचर पढ़ा रही होती है बच्चे को, बच्चा जब मस्ती कर रहा होता है तो टीचर ने ना उसे रख के चाटा देती है, जोर से चाटा देती है। तो बच्चे को क्या है, बच्चे को वो चाटा याद रहता है। तो वो क्या हो गई, वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई। तो यही हो गया ना, यही हमारा कौन सा अधिगम हो गया? साचारात्मक अधिगम हो गया। अब इसके बाद जो लेवल 2 आता है, दूसरा स्तर जो आता है, वो होता है हमारा संज्ञानात्मक सक्षमता। तो देखो पहले मैं आपको ना ये बताना चाहूंगी कि पदानुक्रमिक का मतलब क्या होता है। हो सकता है आपको कोई 1 मार्क्स से पूछ ले भाई पदानुक्रमिक का मतलब क्या होता है। तो पदानुक्रमिक का मतलब होता है कि भाई लेवल 1 है, लेवल 1 के ऊपर भी लेवल है, फिर लेवल 2 के ऊपर भी लेवल है, फिर लेवल 2 के ऊपर भी लेवल है। मतलब एक लेवल के ऊपर दूसरा और दूसरे लेवल के ऊपर तीसरा। तो अब यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पे हमने इसको पढ़ लिया है। अब द्वितीय द्वितीय स्तर हमने पढ़ लिया है। द्वितीय स्तर संज्ञानात्मक सक्षमताओं का होता है, जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होता है जो आगत को एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करता है। आगत को एक प्रभावी निर्गत में परिवर्तित करता है। संज्ञानात्मक सक्षमता, अब ध्यान से समझिएगा इसको क्या है। जैसे मैंने कोई भी चीज पढ़ाई,
आप उसका आउटपुट निकाल रहे हो। आउटपुट जैसे कि आपने वही चीज अपने दोस्त पे अप्लाई करी, या फिर इस ये हम ये एग्जांपल छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ना खाना बनाने का बहुत शौक है, हर किसी को खाना बनाने का, नई नई डिश बनाने का बहुत शौक होता है, ठीक है। तो आपने टीवी में एक कोई रेसिपी देखी, आपको बहुत अच्छी लगी वो रेसिपी। अब आप वो टीवी में सारी रेसिपी नोट नोट कर लेते हो, अच्छे से नोट कर लेते हो। फिर आप किचन में जाते हो, उस रेसिपी को आप रिपीट करते हो, मतलब कि आप दोहराते हो। तो यहाँ पे आपका क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आपकी कौन सी एबिलिटी शो हो रही है? उच्च स्तरीय कौशल, मतलब कि हाई ऑर्डर स्किल आपका शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपने आगत किया, मतलब जो इनपुट किया, उसको प्रभावी तौर पे निर्गत में परिवर्तित कर दिया। मतलब आपने इनपुट भी किया, प्रोसेस भी कर लिया, और फिर आउटपुट भी कर लिया। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक सक्षमता कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आता है एक बहुत अच्छे से, जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई समझ के याद करना, ठीक है। इसमें रट्टाफिकेशन नहीं आएगा, इसमें समझ के याद आएगा भी। कोई टॉपिक मैंने आपको दे दिया है, आप उसको समझ के याद कर रहे हो, आप अपने आप ही सारे फॉर्मूलेज बना रहे हो और उसको समझ के याद कर रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद उसका एग्जाम्पल आता है समस्या समस्या सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब कि आप अपने ही बनाए हुए क्वेश्चंस, इक्वेशंस बना रहे हो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। करते हैं ना, जैसे मैथ्स के क्लास 10th के बच्चे, क्लास 9th के बच्चे आर डी शर्मा सॉल्व कर रहे होते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे होते हैं, तो वही हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। फिर आता है बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग। अब एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग क्या होती है भाई, देखो कोई क्वेश्चन, उसके बारे में आप बहुत ही डीपली सोच रहे हो और फिर उसका कंक्लूजन निकाल रहे हो। बहुत डीपली सोचा आपने उस टॉपिक को और उसका कंक्लूजन निकल गया, तो यही आगे हमारा संज्ञानात्मक सक्षमता। उसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है। नेक्स्ट थ्योरी आती है जेपी गिलफोर्ड की। जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने बुद्धि संरचना मॉडल प्रस्तुत किया। देखिए, अब ये थ्योरी समझने के लिए मुझे आपको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर में क्यों ले जाना पड़ेगा? देखो फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, जो कि वो डॉक्टर है, हम बना देते हैं उसको हार्ट सर्जन। अब वो हार्ट सर्जन है, ठीक है, और उसको हार्ट की सर्जरी करनी है। वो हार्ट की सर्जरी कर रहा है, तब उसका मोटिव क्या है, मतलब उस समय उसका एम क्या होगा कि भाई जो पेशेंट है तो उसकी जो ब्लॉकेज है वो हट जाए। मैं सर्जरी कर रहा हूँ तो उसकी ब्लॉकेज हट जाए। बेसिकली हार्ट की जो सर्जरी होती है वो ब्लॉकेज की वजह से ही होती है, तो उसकी ब्लॉकेज जो है वो हट जाए, इसलिए मैं इसका बेसिकली ऑपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंटेंट क्या है, यहाँ पे विषय वस्तु क्या है? यहाँ पे विषय वस्तु है पेशेंट का हार्ट, ठीक है। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन जो भी डॉक्टर उसके साथ कर रहा है, और प्रोडक्ट क्या है? उसकी हार्ट की ब्लॉकेज हट जाए, यही उसका प्रोडक्ट है। तो जेपी गिलफोर्ड ने हमें 3 चीजें दी। क्या दी 3 चीजें हमें? 3 चीजें कौन सी थी? सबसे पहले थी संक्रियाएं, जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं। विषय वस्तु, जिसको हम कंटेंट का कहते हैं। और उत्पाद, जिसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको ऑपरेशन थिएटर वाला दिया कि भाई जो डॉक्टर है, डॉक्टर हार्ट सर्जन है, उसको हार्ट की सर्जरी करनी है, तो यहाँ पे उसका मोटिव है कि भाई जो पेशेंट है उसकी ब्लॉकेज हट जाए। तो यहाँ पे कंटेंट क्या है? कंटेंट है पेशेंट का हार्ट। और ऑपरेशन क्या है? जो भी डॉक्टर के साथ कर रहा है, भाई ऑपरेशन ही करेगा डॉक्टर। और प्रोडक्ट क्या है? भाई जो डॉक्टर सोच रहा है कि भाई इसकी मैं सर्जरी कर रहा हूँ और इसकी हार्ट की ब्लॉकेज हट जाए। तो आई होप आपको संक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पाद, इन तीनों में तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है कि भाई कंटेंट, अगर हम कंटेंट थ्योरी देखें तो कंटेंट मैंने आपको बताया था कि जिस पर भी हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो कंटेंट होता है। ऑपरेशन जो भी हम प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब इन्होंने ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, हर किसी का ना डिवीजन दे रखा है कि अब आपको यहाँ पे ना हर किसी का डिवीजन पढ़ने को मिलेगा। 100% आपको यहाँ पे हर किसी का डिवीजन पढ़ने को मिलेगा, और आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको समझना भी पड़ेगा, और हम बहुत इजी में इसको समझ भी लेंगे। देखिए लिखा हुआ है आपकी बुक में कि संक्रियाओं से तात्पर्य बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से है। इसमें संज्ञान, स्मृति अभिलेखन,
स्मृति प्रतिधारण, अपसारी उत्पादन, अभिसारी उत्पादन तथा मूल्यांकन की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब संक्रियाओं से तात्पर्य बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से है। संक्रियाओं का मतलब क्या होता है कि भाई बुद्धि द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से। भाई अब जो हार्ट सर्जन है वो हमारा बुद्धि लगा के ही तो करेगा ना हमारा ऑपरेशन, या बिना बुद्धि लगाए कर देगा? बुद्धि लगा के ही तो करेगा। कितना दिमाग चाहिए होगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ उसके इंटेलिजेंसी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऑपरेशन को इन्होंने 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले आपके पास क्या आया? संज्ञान। संज्ञान को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव। ये कहता है कि किस तरह से आप और कितने अच्छे से कुछ समझा पा रहे हैं, कि किस तरीके से आप अपना जो टॉपिक है, आप जो अपना सब्जेक्ट है, या आप कोई भी टॉपिक उठा रहे हैं, आप वो कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञान कहते हैं। फिर उसके बाद आता है स्मृति अभिलेखन। इसमें दो तरीके की मेमोरी आती है। दो तरीके की मेमोरी आती है इसमें। सबसे पहले आती है आपकी मेमोरी स्मृति 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 प्रतिधारण आती है इसमें सबसे पहले, और स्मृति अभिलेखन आती है। ठीक है, आपकी बुक में अलग अलग दे रखा है। इसमें आपकी बुक में अलग अलग रखा है, मतलब भाई स्मृति प्रतिधारण आते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो स्मृति अभिलेखन, इसमें दो तरीके की मेमोरी आती है, मैंने आपको बता दिया। मेमोरी रिकॉर्डिंग कहते हैं, जैसे कुछ रिकॉर्ड करना, पूरे एक्शन को रिकॉर्ड करना। और स्मृति प्रतिधारण जैसे हम मेमोरी रिकॉलिंग कहते हैं, कि जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसको कुछ टाइम बाद अगर मैं आपसे कुछ पूछूं भाई कि हाँ कब क्या हुआ था, उसने क्या किया था, तो आप बता पाओ। तो बेसिकली क्या है कि स्मृति अभिलेखन स्मृति रिकॉर्ड में डिवाइड है, और स्मृति प्रतिधारण में। स्मृति रिकॉर्डिंग क्या है? स्मृति रिकॉर्डिंग है कि भाई आप क्या कर रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा वो लड़का कहाँ गया, तो आपने देखा कि अच्छा ये लड़का अपनी सीट से उठा है, और अपनी सीट से उठ के वो यहाँ गया है, फिर लेफ्ट मुड़ा है, फिर राइट मुड़ा है, फिर सीधा गया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर सीधा गया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर वॉशरूम में गया। फिर उसके बाद आपने क्या करा? स्मृति प्रतिधारण करा। स्मृति प्रतिधारण कब करा? जब मैंने आपसे पूछा कि वो लड़का कहाँ गया, तो आपने वही सेम स्टेप आपने मुझे रिपीट कर दिए। तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? स्मृति प्रतिधारण कहते हैं। और थर्ड आपका आता है अपसारी उत्पादन। अपसारी उत्पादन क्या होता है कि देखो एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम के, बहुत सारे सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम के, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? अपसारी उत्पादन कहते हैं, कि भाई एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल मैथ्स का क्वेश्चन है, तो भाई उसके उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं उसके। उसके बाद आपका आता है अभिसारी उत्पादन। अब अभिसारी उत्पादन क्या होता है? देखो अभिसारी उत्पादन अपसारी उत्पादन के जस्ट अपोजिट। ठीक है, मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम है बट उसका सॉल्यूशन एक ही है। बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी और उसका सॉल्यूशन एक ही है, उसको हम अभिसारी उत्पादन कहते हैं। फिर उसका आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन आपको अच्छे से पता होगा कि भाई मूल्यांकन क्या होता है, हमने भी प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। तो इसे भी हम पढ़ लेते हैं कि भाई जो भी हमने, सपोज मैंने ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन का जो प्रोसेस किया वो कितना ज्यादा वैलिड है, कितना सही हुआ, वो बात आ गई। कि भाई मैंने एक हार्ट की सर्जरी करी, ऑपरेशन कर दिया, अब क्या हुआ कि मेरा मोटिव तो ये था कि भाई इसकी ब्लॉकेज हट जाए, तो अब मैं दोबारा उसको चेक करूंगी कि इस पेशेंट की जो मैंने ब्लॉकेज हटाई है, जो हार्ट की सर्जरी करी है, वो कितनी कामयाब है और कितनी कामयाब नहीं है। तो यही हम बात आ जाती है हमारी बेसिकली संक्रियाओं की। संक्रियाओं को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विषय वस्तु। तो विषय वस्तु का संबंध उस सामग्री या सूचना के स्वरूप से होता है जिस पर व्यक्ति को बौद्धिक क्रियाएं करनी होती है। बिल्कुल सही बोला। इसमें चाक्षुष, श्रवणात्मक, प्रतीकात्मक, अर्थ विषयक, व्यवहारात्मक आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, विषय वस्तु आपको मैंने बता ही दिया था ऊपर भाई
कि हमारा कंटेंट क्या होता है। सपोज हार्ट सर्जरी कर रहा है डॉक्टर, तो डॉक्टर का कंटेंट क्या होगा, डॉक्टर का कंटेंट होगा पेशेंट का हार्ट जिस पर वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। तो अब यहाँ पे विषय वस्तु को इन्होंने बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा है, चाक्षुष है, श्रवणात्मक है, प्रतीकात्मक है, और अर्थ विषयक है, और व्यवहारात्मक है। तो हम एक के बाद एक चीजें पढ़ेंगे। आई होप आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, तो आपको मजा भी आ रहा होगा पढ़ने में। चाक्षुष मतलब होता है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसे हम चाक्षुषिता कहते हैं, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। ठीक है। अब श्रवणात्मक क्या होता है, जो आप अपने कानों से सुन सकते हो। तो चाक्षुष और श्रवणात्मक वो तो ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। प्रतीकात्मक क्या होता है, जो भी आप अक्षर अंक ले रहे हैं, पैटर्न ले रहे हैं ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल भाई डॉक्टर की भी अपनी कुछ लैंग्वेज होती है। ठीक है। डॉक्टर अब ऑपरेशन मतलब कि जो हमने पढ़ा था संक्रिया, संक्रिया करने के लिए आपको कोई पैटर्न लेना है, या कोई अंक लेना है, या कोई अक्षर लेना है, कोई कोड लेना है, तो वही हमारा क्या आता है, प्रतीकात्मक आता है। देखो प्रतीकात्मक, प्रतीक किस चीज का प्रतीक, सिंबॉलिक कहते हैं ना प्रतीक को, सिंबॉलिक, तो वही आ जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है अर्थ विषयक, सिम्नैटिक कंटेंट, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिम्नैटिक कंटेंट। तो आपके पास कुछ चीजें क्लियर नहीं है, बट आप उस पर अपने आइडियाज लगा रहे हो। ठीक है। अपने फैक्ट लगा रहे हो। भाई आप 10th 11th में पोएम पढ़ते हो ना, आप 10th 11th में पोएम पढ़ी थी आपने, अभी तो आप 12th में हैं, तो 12th में भी आप पोएम पढ़ते ही होगे। तो कुछ पोएम ऐसी होती है ना जो लिखी होती हैं, बट उनका मतलब कुछ और ही होते हैं। कई लोग तो ये पोएम समझने के लिए पोएटिक डिवाइस भी यूज करते हैं। ठीक है। तो आप क्या करते हो कि अंदर की चीजों को समझते हो कि भाई पोएम एक्चुअली में व्हाट डज पोएम वांट टू कन्वे, पोएम कन्वे क्या करना चाह रहे हैं, थीम क्या है पोएम की। ठीक है। कई बार होता है ऐसा है, कुछ 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, पोएम ऐसी हैं जो हमें लगता कुछ और है, उसका थीम ऊपर जो हमें लेसन नंबर दे रखा होता है वो होता कुछ और है, लेकिन अंदर का उसका जो कंटेंट होता है वो होता कुछ और है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत अच्छा से एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एक ना एक मुहावरा होता है, मुहावरा आइडियम्स हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं, दैट यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। भाई एक मदर है, वो अपने बच्चे को बोल रही है यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। तो क्या मतलब है इसका, मतलब अब आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करो जरा, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई, मतलब तुम मेरी आंखों के एप्पल हो। नहीं, हम ये नहीं कहते ना, हम ये कहते ही नहीं है। उसका मतलब होता है कि तुम मेरी आंखों के तारे हो। तो यहाँ का कन्वर्जन क्या हुआ, यू आर स्टार ऑफ माई आई। लेकिन हम यहाँ पे स्टार वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो आइडियम है। यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई हम ये यूज करते हैं अपने बच्चे को। अगर हमें कहना है कि आप मेरे आंखों के तारे हो, तो अकॉर्डिंग टू आइडियम, अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वोकैबुलरी, हम कहेंगे यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। तो यही हमारा क्या होता है, अर्थ विषयक होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आता है व्यवहारात्मक। व्यवहारात्मक क्या होता है, अब हम ये भी पढ़ते हैं। जो भी आप सामने जो भी आप सामने मतलब सामने वाले का व्यवहार देख रहे हो, ठीक है, तो जब आप उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हो, मतलब कि जो भी सामने वाला आपके साथ व्यवहार कर रहा है, आपकी जो भी आवश्यकताएं देख रहा है, ठीक है, तो आप क्या है उसी के ही अकॉर्डिंग आप भी उसी के साथ वैसे ही व्यवहार कर रहे हो, तो उसी को ही हम कहते हैं व्यवहारात्मक। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद आता है हमारा उत्पाद। उत्पाद, उत्पाद का अर्थ है उस स्वरूप से जिसमें व्यक्ति सूचनाओं का प्रक्रमण करता है। उत्पादों को इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, रूपांतरण तथा निहितार्थ में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। देखो उत्पाद, प्रोडक्ट, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि भाई उत्पाद क्या होता है, कि जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर एक हार्ट सर्जरी परफॉर्म कर रहा है पेशेंट के ऊपर, पेशेंट हमारा कंटेंट है, तो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया कि भाई हमारा जो मोटिव है ऑपरेशन करने का कि उसकी ब्लॉकेज खत्म हो जाए, तो वही हमारा प्रोडक्ट है कि भाई उसकी हार्ट की जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाए।
ठीक है, तो इन्होंने भी यहाँ पे इसको इकाई, वर्ग, संबंध, व्यवस्था, रूपांतरण तथा निहितार्थ इसमें डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब हम समझते हैं सबसे पहले इकाई। इकाई क्या होती है? इकाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी मदर के पास गए, ठीक है, आप अपनी आंसर शीट लेके अपनी मदर के पास गए, आपने अपनी आंसर शीट अपनी मदर को दिखाई कि मम्मा मुझे मेरी आंसर शीट मिल गई है, देखिए मेरे मार्क्स। तो उन्होंने बोला ओके, ठीक है, ऐसा उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, तो आपको यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स मिला, तो उसी को ही हम क्या कहेंगे? इकाई कहेंगे। फिर आ जाता है आपका वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या है कि जैसे वर्ग का मतलब होता है बहुत सारे यूनिट्स आ जाना, किसी चीज में बहुत सारे यूनिट्स आ जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप अब अपनी मदर के पास तो चले गए, अब आप जाओगे अपने फादर के पास, अपने फादर के पास मार्कशीट लेने गए, ठीक है, उनको आपने मार्कशीट दिखाई, तो उन्होंने भी क्या रिएक्ट किया? ओके, या कुछ भी बोला, बहुत अच्छा है, या कुछ भी। तो जब एक से ज्यादा यूनिट हो जाते हैं, जब एक से ज्यादा यूनिट बन जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम वर्ग कहते हैं, उसी को ही हम क्लासेस कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा व्यवस्था, नहीं संबंध, सॉरी, उसके बाद आता है हमारा संबंध। ठीक है, अब क्या है ना कि भाई रिस्पॉन्स आ रही है, बट वो रिस्पॉन्स अपोजिट हो रहे हैं, बहुत सारे रिलेशन डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपनी मार्कशीट लेके गई अपनी मदर के पास, और मेरी मदर ने मार्कशीट देखी और उन्होंने कहा कि भाई कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स, कुछ ज्यादा खास नहीं है। ठीक है, फिर वही मैं मार्कशीट लेके गई अपने फादर के पास, मेरे फादर ने कहा कि हाँ ठीक है, ओके, अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे रिस्पॉन्स अपोजिट हो गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है? संबंध होता है। उसके बाद आता है व्यवस्था। ठीक है, जैसे व्यवस्था मतलब कि भाई आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल मेरा बच्चा है और मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करूंगी कि भाई मेरा जो बच्चा है ना वो गुड एडिकेट सीखे। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा मतलब रिस्पेक्ट करे सबकी, तो मैं कुछ ऐसी व्यवस्था करूंगी जैसे कि मेरा जो बच्चा है वो उस स्टेज पे जाए, मुझे उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा है डॉक्टर बने, तो मुझे अभी से ही उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब वो आगे जाके डॉक्टर बने या कुछ भी बने वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट उसके अकॉर्डिंग मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अभी से ही अच्छी करनी पड़ेगी, उसी को हम व्यवस्था कहते हैं। फिर उसके बाद आता है रूपांतरण। रूपांतरण आता है, तो रूपांतरण का मतलब होता है कि भाई फ्यूचर में, फ्यूचर में आप कैसा बनाना चाहते हैं आप अपने बच्चे को। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन किया आपने, अपने बच्चे के लेवल देखा, तो आपने फ्यूचर एक्सपेक्टेशन किया। सपोज अभी आपने अपने बच्चे का लेवल देखा कि भाई मेरे बच्चे का तो लेवल ये है, और मेरा बच्चा तो 5th क्लास में है और 7th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है। तो आपने अपने बच्चे का लेवल देख लिया कि मेरा बच्चा हायर लेवल पे है, कि मेरा बच्चा एवरेज लेवल पे है, कि मेरा बच्चा लोअर लेवल पर है। तो लोअर लेवल पे या हायर लेवल पर या एवरेज लेवल पर है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करा? आपने अपने बच्चे का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन देखा और उसी के हिसाब से आपने अपने बच्चे का जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, जो लेवल है, उसके बीच का जो प्रोसेस है, मतलब कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और लेवल को जोड़ने का जो बीच का प्रोसेस है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। आई होप आपको बहुत सी अच्छी चीजें समझ में आई होंगी। एंड अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत, जो कि दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने।